एवरीवन, माय नेम इज़ कविता। वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनली जो लास्ट मैंने वीडियो बनाया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं वर्मी कंपोस्ट के बारे में एक जगह जाने वाली हूँ, गीर अमृत जो नाम है ब्रांड का। तो फाइनली मैं उन लोगों से आपको मिलवाने वाली हूँ। द मोस्ट लाइक हार्ड वर्कर बोल लीजिए, मोस्ट आइडियल कपल बोल लीजिए, तो दे आर मिस्टर राकेश शर्मा एंड मिसेस रीना शर्मा। तो दे बोथ आर परफेक्ट कपल फॉर ईच अदर बिकॉज उन्होंने जो स्टार्टअप किया है ये बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। मैं ज़रूर आप लोगों से रिकमेंड करूँगी कि यहाँ आके एक बार विजिट करें। तो सर और मैम, मैं जानना चाहूँगी ये थॉट, ये जो जगह आपने इतनी प्यारी डेवलप की है, ये थॉट कहाँ से आया? एक्चुअली ये फार्म तो हमारे पास बहुत समय पहले से था और हम लोग खेती पे चलते आ रहे थे। काफ़ी समय से हम लोग खेती कर रहे हैं यहाँ पर, और जो ट्रेडिशनल खेती है उससे रिलेटेड हम लोग काफ़ी काम कर रहे थे यहाँ पर। लेकिन हमको लगा कि यहाँ पर जो ज़मीन है वो काफ़ी अनुपजाऊ है। लोग बाग जो है उस उपजाऊ ज़मीन पे कोई वर्क नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने सोचा कि हम क्यों नहीं गाय पालन करें और उसके बाद हम लोग जो ज़मीन को है उपजाऊ के लिए काम करें, है ना, उपजाऊपन करने के लिए काम करें। तो हमने बोला कि गाय है, गाय का हर तरह से यूज़ कर सकते हैं हम लोग। गाय का दूध भी काम आता है, गौमूत्र भी काम आता है, गाय का गोबर भी काम आता है। तो हमने उसी तर्ज पे हम लोगों को लगा कि हम लोग गाय पालन करें, गौ पालन करें, और हमने वो गौ पालन शुरू किया। और चूँकि सबको पता है कि सबसे अच्छी जो गाय है वो देसी गाय है, जिस पे हम लोग इंडिजीनियस गाय है, जिस पे हम लोग काउज़ हैं, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और उसमें भी हम लोगों के पास चॉइस थी कि हम किस गाय को हम लोग सबसे पहले प्रेफर किया। वो हम लोगों ने देखा कि गिर गाय जो है वो हमने सबसे ज़्यादा प्रेफर किया, क्योंकि उसकी देसी गाय के तरह से तो वैल्यू है ही है, उसके अलावा उसकी अपने धर्म से भी जुड़ा हुआ उसका नाम है। क्योंकि जो स्वर्ण कपिला है वो कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई है, उसका जो लीलड़ी रूप है वो शिवजी भगवान के रूप में माना जाता है, नंदी के रूप में माना जाता है। तो इस तरह से हमने देखा उस गाय का धार्मिक महत्व भी है, प्लस वो देसी गाय है तो उसका हर तरह से महत्व आ गया। तो हमने सबसे पहले फिर गिर गाय को चुना और फिर गिर गाय पे काम शुरू किया हमने, और गिर गौ माता को लाए और यहाँ पर हमने उनको पालन शुरू किया और उनके हर प्रोडक्ट को उस तरह से यूज़ करना शुरू किया जो एक किसान को करना चाहिए, है ना। और उसके लिए हमने सबको उदाहरण बनने के लिए कि भाई उदाहरण भी दें, क्योंकि लोग बाग आजकल देसी गाय से ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हॉलिस्टन गाय, जर्सी गाय, अमेरिकन गाय, इस गाय को कहें। जबकि अपन शास्त्रों में देखें तो इसका पूरा उल्लेख मिलता है कि ये गाय जो अमेरिकन गाय हैं, ये लोग गाय है ही नहीं, इनका दूध जो है वो दूध है ही नहीं, है ना। वो सिर्फ एक आर्टिफिशियल आप मान सकते हैं वो है। बाकी देसी गाय का ही दूध असली दूध है जो पीना चाहिए, प्रेफरेबल भी है। ये अपने शास्त्रों में भी इसका उल्लेख जगह जगह मिलता है और हर तरह से ये उपयोगी है। दूध भी है इसका, गौमूत्र है, और गोबर जिस हिसाब से हमने यहाँ पे शुरू किया तो हमने सबसे पहले अपना खेती इस पर किया, खेत में यूज़ किया इसको। उस तरह से हमने यूज़ किया तो उससे न केवल ज़मीन उपजाऊ हुई, बल्कि हमारा जो इसका सॉइल में जो वाटर रेसिस्टेंट पावर है वो बढ़ गई। हमको जो हम यहाँ पर रेतीली जो उसमें पुष्कर की रेतीली ज़मीन में जो हम खेती कर रहे थे, आज आप देख रहे हैं कि हम लोग सभी तरफ आपको हरियाली नज़र आएगी। बहुत ब्यूटीफुल जगह है ना। तो अब हमने इस चीज़ पे काम किया। तो हमने जो ज़मीन है उसको सबसे पहले उपजाऊ बनाने के लिए वर्क किया। तो हमने गोबर को उसके सही इस्तेमाल के लिए हम लोग फिर वर्मी कंपोस्ट का यूनिट शुरू किया हमने, जिसमें हम लोग वर्म्स जो हैं हमने मेरठ से मंगाए, जो कि ऑस्ट्रेलियन ब्रीड के नस्ल हैं, जो सबसे बेस्ट, जो अभी तक बेस्ट मानी जाती है। जितना हमने लिटरेचर पढ़ा है, जो हमारी नॉलेज है, उसमें हमने वो लिया, उससे मेरठ से मंगवाया, और वो हमने वर्म्स जो हैं वो हमने वर्मी कंपोस्ट के रूप में खाद का शुरू किया। और वही खाद जो है हमने सबसे पहले अपने यहाँ पर उपयोग में लिया। जब हमारा जो वर्मी कंपोस्ट देखा गया, जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसको देख करके लोगों ने प्रेरणा बनाई। आज स्थिति ये है कि लोग बाग हमसे चाहे वो 1 बैग लें चाहे 2 बैग लें, वो वर्मी कंपोस्ट लेके जाते हैं। प्लस
पास में हमारे पॉली हाउसेज हैं, उसमें वर्मी कंपोस्ट का यूज़ हमने उनको बताया। अभी गोभी का लगा रहे हैं आसपास वाले, तो वो सब वर्मी कंपोस्ट लेके जा रहे हैं मेरे से। तो वर्मी कंपोस्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये 7 टाइम्स बेटर है नॉर्मल जो गोबर की खाद है, उससे 7 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होती है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये 7 टाइम पावरफुल ये इसमें जो वर्म्स होते हैं, एक्चुअली ये जो केंचुए हैं, केंचुए के द्वारा खाया जाता है। उसके बाद वो एक तो डिकम्पोज हो जाता है, और उसके बाद जो केंचुए के द्वारा सीक्रेशन जो निकलता है उसमें से, वो उससे ये खाद बनता है। तो एक तो गोबर का खाद होता है जो जनरली लोग बाग सब जगह से इकट्ठा करके और फिर वो उस गोबर का निकाला जाता है, लेकिन हम देसी गाय के गोबर पे ही काम कर रहे हैं। तो एक तो देसी गाय का गोबर वैसे ही बहुत पावरफुल है, और उसके बाद हम जब वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो वो और भी उसमें शक्ति हो जाती है। तो जब वर्मी कंपोस्ट जो वर्म से बनता है, जो केंचुए से बनता है, वो सब जगह उल्लेख है इस बात का आपको सब लिटरेचर मिलता है कि वो 7 टाइम्स उसके बाद जब वो सीक्रेट होकर के केंचुए से निकलता है, उसके बाद वो 7 टाइम्स बेटर हो जाता है। मीन्स अगर आप कहीं 7 तगारी गोबर की खाद यूज़ कर रहे हैं, उसकी बजाय आप केवल 1 तगारी खाद ही उपयोग में लाएंगे, वो उतना ही काम करेगा जितना 7 तगारी आपका गोबर का खाद कर रहा है। तो एक तो आपका श्रम बच गया, लेबर बच गई, जहाँ 7 तगारी डालनी थी वहाँ आपने 1 तगारी डाली। एक आपका इकोनॉमिकल भी आप सेव हो जाते हैं उसको, कि आप जहाँ 7 तगारियाँ गोबर खरीदने का आपका खर्चा है वो आपका 1 तगारी में आता है। उसके अलावा आपको ट्रांसपोर्टेशन इसका बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। जहाँ आपको एक ट्रैक्टर खरीदना पड़ता है खाद का, वहाँ आपको 4 बोरी, अगर आप 4 कट्टे लेते हैं वर्मी कंपोस्ट का, उतना ही काम करेगा जितना आपका 1 ट्रैक्टर खाद करेगा। और उसके अलावा जो ज़मीन में उपजाऊपन होगा उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। उसमें जितना न्यूट्रिशंस चाहिए, जितने उसमें अपनी ज़मीन को ताकत चाहिए, उपजाऊपन चाहिए, वो सब चीज़ उस चीज़ में उपलब्ध होती है। आयरन, मैग्नीशियम, सब चीज़ें उसमें उतना परसेंट पे होती है जो अपने को चाहिए होती है ज़मीन में। और हमारी ज़मीन तो स्पेशली रेतीली है, तो इसमें तो रेतीली के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता है। इसको बंजर भूमि भी बोल सकते हैं, या कोई बार मरुस्थली, जब मैंने पढ़ा है मरुस्थली ज़मीन या मरुस्थली मिट्टी कहते हैं इसको। तो इसमें तो उपजाऊपन ज़ीरो होता है। इसमें आप केवल उपजाऊपन तभी ले सकते हैं जब हम इसमें खाद डालते हैं। तो खाद जनरली लोग बाग जो ट्रेंड चला आ रहा है, डीएपी, यूरिया, है ना, पोटाश, इस तरह का ही दिया जा रहा है। हमने इस ट्रेंड को अलग करके और हमने वर्मी कंपोस्ट शुरू किया। और वर्मी कंपोस्ट न केवल हमने शुरू किया बल्कि हमने पहले दिखाया अपने, और आज दिखाने के बाद हम लोगों ने जब प्रोडक्शन शुरू किया है तब लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि इस तरफ जाए तो उनको बेनिफिट भी मिलेगा और उससे हम लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर भी असर नहीं होगा। जो आज की तारीख में डीएपी, यूरिया यूज़ करने से जो सभी लोगों के शरीर पर जो विपरीत असर पड़ रहा है, उस असर को हटाने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है कि हम लोग उपजाऊपन पे उस तरह से काम करें जिससे किसी को हानि न पहुँचे और फसल को भी वो चीज़ मिले जो उसका खाना है, खुराक मिले, और मिट्टी भी उपजाऊपन बढ़े, मिट्टी का उपजाऊपन बढ़े। और इससे बहुत सारी चीज़ें होंगी कि अगर आपको ये वर्मी कंपोस्ट आप यूज़ करेंगे तो आपको पानी की मात्रा कम डालनी पड़ेगी, तो पानी का दोहन नहीं होगा। जो आज की सबसे बड़ी नीड है वो ये है कि जल दोहन नहीं होगा। आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो उपयोग में नहीं आएगा, क्योंकि वो हम वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं, और वर्मी कंपोस्ट डालने से वो उसकी वाटर रेसिस्टेंट पावर बढ़ गई, जल सोखने की क्षमता बढ़ गई ज़मीन की। तो आपको रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं है उसमें। जहाँ आपको रोज़ पानी देना था, आपको 3 दिन में, 4 दिन में एक बार पानी देना पड़ेगा। तो आपकी वाटर, जो आप आज की तारीख में सबका ये है कि जल कम पड़ रहा है या नीचे जा रहा है वाटर लेवल, तो वो वाटर लेवल पर भी असर पड़ेगा। जब आपका जल दोहन नहीं होगा तो वाटर लेवल भी आपका बढ़ेगा, है ना। और भूमि, जो जल का जो अभी दुरुपयोग हो रहा था वो भी बंद होगा, है ना। तीसरी चीज़, ज़मीन के उपजाऊपन बढ़ेगा, है ना। और जो हमारे पेड़ पौधों को चाहिए, जो लश ग्रीन आप चाहते हैं, कि कई बार ऐसा होता है पीले पेड़ पड़ रहे हैं या पेड़ों में ज़्यादा आपकी बीमारियां हो रही हैं, वो बीमारियां स्वतः ही नहीं होंगी, क्योंकि आपकी ज़मीन बहुत उपजाऊ हो गई। ज़मीन जो है बिल्कुल विषाणु रहित हो गई, तो आपके पेड़ पौधे भी अच्छे से ग्रो भी करेंगे, और उनमें जो आप चाहते हैं फसल, उस हिसाब से उपयोगी भी रहेगी और अच्छी भी फसल होगी जो सबके लिए उपयोगी होगी, है ना। थोड़ा सा मैं ये और भी जानना चाहूँगी कि अभी यहाँ पे हमने क्या क्या ऑर्गेनिक चीज़ें उगा रखी हैं जो हम यहाँ
बेनिफिट्स के साथ में हम लोग सेल करते हैं। एक्चुअली हमने 2 साल से गौ पालन शुरू किया है, और जब से हमने गौ पालन शुरू किया है, गौ माता के आशीर्वाद से हमने यहाँ पर बिल्कुल दवाइयों का उपयोग बंद कर दिया है। हमने यहाँ पर जो खाद है वो उसका जो आर्टिफिशियल खाद जैसे डीएपी है, यूरिया है, पोटाश है, इस तरह की खाद हमने बिल्कुल बंद कर दी है उपयोग में लाना। हम जो भी उपयोग में ला रहे हैं वो ऑर्गेनिक कहा जा सकता है। हम लोग जीव अमृत का उपयोग करते हैं। जीव अमृत हम खुद यहाँ बनाते हैं, जिसमें 4-5 तरह की चीज़ें मिला करके पानी में हम लोग जीव अमृत बनाते हैं। जो गौमूत्र भी मिलता है, उसमें गोबर भी मिलता है, बेसन डाला जाता है, गुड़ डाला जाता है। उसको हम लोग इस तरह से फ्रेगमेंटेशन करते हैं जैसे कि दही का उपयोग होता है, इसी तरह से उसमें ऊपर जो है वो इस तरह का हो जाता है फर्मेंटेशन कि वो जो है खाद में भी उपयोग में लाया जा सकता है, ज़मीन में भी उपयोग कर सकते हैं, और उसका स्प्रे भी किया जा सकता है। उससे बिल्कुल जो जीव अमृत है उससे आपको जो तत्व आपको पेड़ों में डायरेक्ट चाहिए वो डायरेक्ट भी मिल जाते हैं, जड़ों को जो चाहिए वो जड़ों में भी पूर्ति हो जाती है। तो ना तो बीमारी होती है उनमें और ना उनमें कोई कीड़े लगते हैं। तो हम उस तरह से ऑर्गेनिक का काम शुरू कर रखा है हमने। जो खाद है उसमें हम वर्मी कंपोस्ट डाल ही रहे हैं तरह के, है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ पर हमारे नेट हाउस लगाया है। जो नेट हाउस का उपयोग भी हम ऑर्गेनिक चीज़ों में ही कर रहे हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं हमारे, हॉर्टिकल्चर भी है और एग्रीकल्चर भी है। हॉर्टिकल्चर में हमारे यहाँ आंवले के पेड़ हैं, लिसोड़े के पेड़ हैं, बेलपत्र है, नींबू है, जामुन है, सीताफल है, करौंदे हैं, इस तरह से हमने आम है ना। और इस तरह से हमने जितनी भी ये हॉर्टिकल्चर के जो पेड़ लगाए हुए हैं, इनसे जो फसल लेते हैं उसमें जीवामृत का हम लोग स्प्रे करते हैं, और खाद के रूप में भी हम लोग वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करते हैं, और फिर उनको ताकत देने के लिए जीवामृत का हम लोग पानी में मिला करके उपयोग करते हैं। तो वो पूरे तरह से ऑर्गेनिक होते हैं, बिल्कुल हार्मलेस होते हैं, और आप अगर उसको उपयोग भी करके देखेंगे तो आपको खुद को महसूस होगा कि उसमें बहुत क्वालिटी, टेस्ट, बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलेंगी आपको। इसी तरह से जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में हम लोगों ने ज़्यादातर यहाँ पर अभी गायों के लिए चारा हमने लगा रखा है। अभी हमारी गायों के लिए हमने 5 तरह का चारा यहाँ पे लगा रखा है। सुपर नेपियर लगा रखा है हमने, रचका लगा रखा है हमने, और न्यूट्रीफीड लगा रखा है हमने, शुगर ग्रेज लगा रखा है हमने, मक्खन ग्रास लगा रखी है हमने। तो इस तरह से हमने हाइड्रोफोनिक पे भी जा रहे हैं हम लोग। हाइड्रोफोनिक चारा भी हमने कुछ यूज़ किया है इसमें। तो हाइड्रोफोनिक को भी गलत तरीके से देखा जा रहा है। उसमें हम लोग केमिकल ना लग करके हम लोग हाइड्रोफोनिक उसको कह रहे हैं, गौमूत्र में ट्रीट करके हम लोग उनका वो करते हैं, जर्मिनेशन करते हैं हम लोग उनको। तो जैसे ज्वारे का रस अपन लोग पीते हैं, वो उस ज्वारे के रूप में हम ट्रे में लगा करके, और फिर हम पानी से उनको बिना केमिकल के उनको उगाते हैं ट्रेज में। और उसके बाद जब वो 8 इंच का बड़ा हो जाता है, पूरी जो फसल होती है, जैसे जौ, सर्दियों में जौ का इस्तेमाल करते हैं, अभी मक्का का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तरह से हम लोग गायों को वो चारा देते हैं। तो अभी जो हमारा मेन बेस बना हुआ है, जो हमारा पूरा कंसंट्रेशन है, वो हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन उपलब्ध कराने में गायों को, तो गायों को मिलेगा, वो गायों को के दूध में जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको भी दिया जाएगा। तो इस तरह से हमने जो हमारे पूरा फार्म है, इस तरह से हम अभी ज़्यादातर यूज़ इसी में कर रहे हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक और अच्छा चारा हम गायों को दे पाएँ, फॉडर अपना खुद का बने, और प्रोडक्शन होकर के हम गायों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन युक्त चारा दे पाएँ। उसके अलावा हमने नेट हाउस जो है उसमें हमने फसल लगाई है। जैसे अभी हम लोग धनिया की फसल कर रहे हैं, इसके बाद हम टमाटर भी करेंगे, बैंगन भी करेंगे। तो हम जितनी भी सब्जी लगा रहे हैं वो पूरी ऑर्गेनिक लगाते हैं। हम लोग हाँ सीजनल ही सब्जी लगाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर पॉली हाउस नहीं है। पॉली हाउस में जनरली प्लास्टिक का कवर होता है, और उसमें सर्दी की फसल आपको गर्मी में और गर्मी की फसल सर्दी में लगाई जा सकती है ना। उसमें आर्टिफिशियल आप उसको एनवायरनमेंट दे करके क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन हमने नेट हाउस लगाया है, तो नेट हाउस में जो है वो 50% जो है बाहर का एनवायरनमेंट अंदर असर करता है। उससे हमको पाले से रक्षा हो जाती है हमारी। जो ये ओले पड़ते हैं उससे हमारी रक्षा होती है हमारी फसलों की, प्लस लू चलती है उससे हमारी फसलों की रक्षा होती है। तो हार्म जो होना होता है फसलों को वो नहीं होता उससे। हम सिर्फ उस हद तक ही इस नेट हाउस को उपयोग करते हैं, ताकि कीट पतंग जो है अंदर नहीं जा पाएँ।
तो और फिर अंदर जो है हम पूरा ऑर्गेनिक, जितनी भी फसल लगाते हैं वो सब ऑर्गेनिक के रूप में लगाते हैं, जिसमें हम लोग वर्मी कंपोस्ट खाद का यूज़ करते हैं, प्लस जैसे हमने बताया आपको जीवामृत बना के उसका स्प्रे किया जाता है और उसी को पानी में घोल करके ड्रिप से द्वारा उनको दिया जाता है, वेंचुरीज के थ्रू उनको दिया जाता है। तो हम जितना उपयोग अपने गौ माता का कर सकते हैं, गोबर का, गौमूत्र का, वो हम करते हैं, अपनी फसलों में करते हैं, जिससे न केवल लोगों को प्रेरणा मिले इससे कि प्रोडक्शन उससे भी किया जा सकता है, केवल डीएपी यूरिया से ही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक कंसेप्ट बना हुआ है कि ऑर्गेनिक का आप करेंगे तो आपका फसल जो है प्रोडक्शन आधा हो जाएगा, लेकिन मैं बिल्कुल इस बात को गलत मानता हूँ है ना। प्रोडक्शन नहीं, बिल्कुल नहीं, वो एक्चुअली हमने ज़मीन को इतना ख़राब कर दिया है, ज़मीन को डीएपी यूरिया डाल करके इतना ख़राब कर चुके हैं कि उसको सुधरने में हमको 3 साल लग जाते हैं। उसको हम सोचते हैं कि हमारा प्रोडक्शन कम हो रहा है, हम धीरे धीरे उपयोग अगर उसका आधा कर दें, उसके बाद फिर कम कर दें, उसके बाद, क्योंकि हम एक तरह से किसी को भी सुधरने के लिए बोलें तो वो एकदम से स्विच नहीं कर सकते। आज हम बोलें कि आप ये कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो वो एकदम नहीं मानेगा। हम ये कहते हैं कि आप आधी ज़मीन अपना उपयोग उसमें करें, आधा उपयोग उसमें करें, हमारा ऑर्गेनिक में करें, और उस डिफरेंस को ऑब्जर्व करें, और उस तरह से धीरे धीरे स्टेप वाइज आप ऑर्गेनिक पे उतरें, तो मेरे ख्याल से आपका प्रोडक्शन पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा और आपको बेनिफिट्स भी पूरे मिलेंगे। और वो जो एक कंसेप्ट चला आ रहा है कि ऑर्गेनिक करते ही आपको आधा प्रोडक्शन मिलेगा, वो किसी भी हद तक आपके दिमाग से भी निकलेगा और आपके दिल से भी निकलेगा, और ये प्रैक्टिकल भी निकलेगा आपके दिमाग से, क्योंकि प्रोडक्शन आपको पूरा मिलेगा और अच्छा मिलेगा। उस प्रोडक्शन जो आपका होगा उसकी कीमत बिल्कुल अलग मिलेगी आपको। आप जब उसको मंडी लेके जाएंगे, आज भी अगर आप मंडी में जाकर के बात करते हैं तो वो बोलेंगे ये गिर अमृत डेयरी का प्रोडक्शन है, इसको अलग से लिया जाएगा। आज भी आप देखें, चाहे वो करौंदे हैं, आज मेरा करौंदे जा रहे हैं, आप मंडी में बात कर सकते हैं, आज भी आप देखें फ़ोन आए हैं मेरे पास, हमारा जैसे ही करौंदा वहाँ जाता है, वहाँ पर जो मेन व्यापारी हैं, हमें उनको नहीं मालूम है, वो हमसे संपर्क करते हैं कि सर आप आड़तिये के थ्रू न देकर के आप हमको डायरेक्ट कर दें, हमको डायरेक्ट आप दें, और हमको मैक्सिमम बेनिफिट देने के लिए वो तैयार हैं, बिकॉज उन्होंने कोई ना कोई तो अंतर देखा होगा, है ना। आप बता रहे हैं कि आप 100% ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, बिल्कुल, कंप्लीट जितना भी है आपका सब कुछ ऑर्गेनिक है, हमको इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब हमारी सब्जी वहाँ जाती है या हमारा प्रोडक्शन मंडी में पहुँचता है, तो एक दिन हो सकता है आदमी अवॉइड कर देता है, लेकिन दूसरे दिन हमारा धनिया अभी गया था यहाँ पर, मैं आपको आड़तिये से बात करा सकता हूँ अभी फ़ोन पर, आप उनसे पूछें, आप उनसे बोलें कि हमारी जो धनिया है उसका इंतज़ार चलता था, और हमसे पूछा जाता था कि आज धनिया आएगा या नहीं आएगा। तो ये हमको एक जो पहचान मिल रही है या मिलेगी, वो हम चाहते हैं कि और लोगों को भी। टमाटर का सेम है, टमाटर गया तो उन्होंने बोला सर इस तरह का टमाटर जो है वो हमने बहुत समय या तो देखा नहीं है या फिर हम लोगों को पहली बार मिल रहा है, तो आप ये किस तरह से लगाते हैं, क्या करते हैं, वो लोग समझने आए। तो एक ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं उसको लोगों ने समझने की कोशिश करी, और हम जो चाहते हैं कि लोगों तक ये बात पहुँचे, मैसेज पहुँचे, या लोग बात इस चीज़ को समझें कि हम किस तरह से ज़मीन का बेस्ट उपयोग कर सकते हैं, किस तरह से हम गौ माता को पाल करके हम बेनिफिट ले सकते हैं। क्या हम सिर्फ देसी गौ माता को जनरली गांव में इसलिए पाला जाता है कि दूध लेंगे, और जैसे ही दूध ख़त्म होता है उनको बाहर निकाल दिया जाता है ना। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमको उनके बेनिफिट्स देखने पड़ेंगे कि हमको केवल दूध का बेनिफिट नहीं है, हमको उनके गौमूत्र से बेनिफिट है, हमको गोबर से बेनिफिट है, हमको हर तरह से बेनिफिट गौ माता देती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देसी गौ माता का ऑरा ही इतना ज़बरदस्त है कि अगर आप उनके पास जाएंगे, विदेशों में तो केवल गौ माता पे हाथ फेरने के पैसे लिए जा रहे हैं, अमेरिका में 21,000 रुपया लेते हैं केवल गौ माता पे हाथ फेरने का। आप नेट पे जाएं, सर्च करें, आपको ये बात बिल्कुल मिलेगी, और ये नेशनल न्यूज़ में आया है। ये सुधीर चौधरी सर ने बोला, ये इसमें गौ माता का ऑरा ये है कि गौ माता के ऊपर जो देसी गाय है इसके ऊपर हम्प होता है, कुबड़ होता है। उस कुबड़ में ऐसा माना जाता है, ये शास्त्र बोलते हैं कि उसमें सूर्य केतु नाड़ी होती है। सूर्य केतु नाड़ी आज हमारा, अगर जो नासा रिसर्च कर रहा है इस पर, आज अगर हमारे भाग्य में कोई कमी होती है तो पंडित जी के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं सूर्य को जल चढ़ाएं। क्यों? क्योंकि हमको ये पता है, हमारे शास्त्रों में पता है कि इस पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा पावरफुल इस ब्रह्मांड में सूर्य है ना। तो अगर सूर्य से डायरेक्ट किरण
अगर गौ माता पे सूर्य केतु नाड़ी, उसको नाड़ी सूर्य केतु नाड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो डायरेक्ट सूर्य से पूरा अपने नाड़ी पर उस पूरी किरणें पड़ती हैं और वो उसको ऑब्जर्व कर, वो पूरा अपने अंदर लेकर के, और वही उसका पूरा इम्पैक्ट उसका गौमूत्र में आता है और पूरा इसके दूध में आता है और वही गोबर में प्रभाव आता है। तो सूर्य केतु नाड़ी के कारण से गाय में इतने ज़्यादा चेंजेस आते हैं कि आप उस गौ माता के ऊपर भी अगर हाथ फेरेंगे तो वो प्रभाव, जो सूर्य का प्रभाव आपके ऊपर आना था, वो गौ माता से भी आपके पास आता है। दूसरा ये कारण है कि आपके जो साइंस इस पे रिसर्च कर रहा है उसने ये चीज़ बताई है कि हार्ट बीट्स में भी अंतर होता है। आपकी हार्ट बीट्स में और गौ माता की हार्ट बीट्स में बहुत अंतर पाया जाता है। तो जब आप गौ माता के ऊपर हाथ फेरते हैं तो जो हाथ से हथेलियों से जो हार्ट बीट्स पर जो आप उनके गले लगते हैं, मिलते हैं, तो हार्ट बीट से जो अंतर आता है उससे आपका बैलेंसिंग सिस्टम सही होता है। जो पित्त, कफ और वात जो अपने आयुर्वेदिक जिस पर आधारित है, वो तीनों चीज़ें बैलेंस होती हैं गौ माता के ऊपर हाथ फेरने से, हाथ मत फेरने से होती हैं। ब्लड प्रेशर तो आप देखें कि मतलब साइंस मान चुका है इस चीज़ को, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए गौ माता पे हाथ फेरना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल माना गया है। और बहुत सारे रिसर्च भी हो रहे हैं, आप नेट पे पाएंगे तो ये सब चीज़ें मिल रही हैं। तो अब लोगों का ध्यान इस तरफ जा रहा है क्योंकि इतनी बीमारियां फैल रही हैं, इतने ज़्यादा वायरस फैल रहे हैं, तरह तरह की बीमारी, एक बीमारी ख़त्म नहीं होती दूसरी आ जाती है, दूसरी होती है। क्यों? क्योंकि वो मैं ये नहीं कहूँगा कि साइंस गलत है, लेकिन ये है कि एक जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं वो दवाइयों से आते हैं, ये मानना पड़ेगा। चाहे वो साइंस है, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे जो भी है, एलोपैथिक है, वो मानेगा कि साइड इफ़ेक्ट तो आते हैं, है ना। लेकिन हम जब आयुर्वेदिक की बात करते हैं या होम्योपैथिक की बात करते हैं तो हम किसी की इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, हम एलोपैथिक की इंसल्ट नहीं कर रहे, लेकिन द थिंग इज़ कि उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप आयुर्वेदिक की चीज़ें लेते हैं, होम्योपैथिक की चीज़ें, उसके साइड इफ़ेक्ट्स नील के बराबर है ना। तो जब हम वो चीज़ लेते हैं तो कम से कम वो हमारे लिए हार्मफुल तो नहीं है। आज मैं कोई चीज़ ले रहा हूँ और वो चीज़ मेरे हार्मफुल है मेरे लिए, अगर एक चीज़ सही कर रही है, दूसरी चीज़ अगर हार्म पहुंचा रही है, तो वो मेरे लिए इक्वली बैड हो गई ना। एक चीज़ सही कर रही है, दूसरी चीज़ बिगाड़ रही है। लेकिन अगर मैं कोई चीज़ लेता हूँ, वो मेरे असर नहीं कर रही लेकिन मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं रही, तो वो मेरे लिए इक्वली गुड हो गई, है ना। तो वो हम बिल्कुल विदाउट रिस्क ले सकते हैं ना। तो बिल्कुल होम्योपैथिक, एलोपैथिक जो है वो असरदारक है 100%, और उनमें ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। आयुर्वेदिक में हर जगह आपको गौमूत्र का, गोबर का, ये चीज़ें मिलेंगी आपको, है ना। तो वो चीज़ है। हम पंचगव्य बनाते हैं, अभी हमने पंचगव्य का काफ़ी अच्छा एक्सपेरिमेंट किया कोविड में, और हमने कम से कम आप मान के चलें 6-7 पेशेंट ऐसे हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल 71 आ गया था, जिनके बहुत ज़्यादा हालत सीरियस थी, है ना, और कंडीशन ऐसी हो गई थी कि बेड्स नहीं मिल रहे हैं, ये नहीं मिल रहे हैं। हमने उनको पंचगव्य दिया, हाँ, और बेनिफिट नहीं, वो बिल्कुल 100% ठीक हुए। और ठीक है, वो दवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन आप ये देखें कि 71-72 ऑक्सीजन लेवल आकर के आदमी बिल्कुल मतलब बिल्कुल ठीक होकर के आज वो यहाँ आए, और उन्होंने गौ माता के ऊपर बहुत ज़्यादा धन्यवाद दिया यहाँ पर आकर के, और गौ माता को देख करके गए, दर्शन करके गए। ऑन एंड ऑफ वो हर वीक 1-2 बार आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि जो हम चाह रहे हैं कि गौ माता का स्थान हमको सबको पता हो, हमको वापस जाना पड़ेगा, प्रैक्टिकली हमको वापस जाना पड़ेगा। अगर आज हम ये सोच रहे हैं हॉलिस्टन, जर्सी, भैंस, इन सब का दूध पी करके हम लोग हो रहे हैं, आज सब चीज़ों का दूध का वैल्यूएशन हम फैट से लगा रहे हैं, है ना। जबकि फैट हटाने के लिए हम 5 किलोमीटर घूम रहे हैं, तेल नहीं खा रहे हैं, चीनी नहीं खा रहे हैं, शादियों में खाना नहीं खा रहे हैं, एक टाइम खाना नहीं खाते, जिम कर रहे हैं, क्यों? फैट हटाने के लिए। और दूध हम फैट का पीना चाहते हैं, जिम करके आते हैं और दूध पीते हैं 1 गिलास, पता चलता है वो फैट से भरा हुआ है। तो आपके जिम करने का कोई मतलब नहीं है ना। आपको समझना पड़ेगा कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और इनटेक सबसे ज़्यादा दूध का है। आप घी खा रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं, छाछ खा रहे हैं, दूध खुद पी रहे हैं, है ना। इसके अलावा मिठाइयाँ खा रहे हैं, आप आइसक्रीम खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, किस चीज़ के है? मैक्सिमम इनटेक हमारा दूध का है। तो हम पूरी चीज़ें तो नहीं सुधार सकते, लेकिन जो मैक्सिमम इनटेक वाली चीज़ है उसको तो हम सुधार ला सकते हैं। अगर वो हम अच्छी चीज़ पीने लगें तो कहीं ना कहीं बेनिफिट तो मिलेगा हमको, है ना। हम 1000 साल तक तो नहीं जी सकते, लेकिन 100 साल भी हो सकता है नहीं जी पाए, लेकिन हम 80 साल तक फिट होकर के तो जिएंगे, है ना। 80 साल
देखने के बाद लाइक ऐसा हो जाता है कि मतलब कि अब मरे लाइक बिल्कुल हम बुजुर्गों को देख के बोलते हैं कि सर आप तो यहाँ तक पहुँच गए, हम पता नहीं पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि हमें अंतरात्मा में मालूम है हम क्या पी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, है ना। तो आप और मैं तो कहता हूँ कि किसी को भी किसी भी तरह का कोई शक हो तो वो आके देखे, आके यहाँ विजिट करे और एक बार हमको देखे। इससे क्या होगा कि प्रोत्साहन भी मिलेगा हमको। दूसरा, मैं एक और आपके चैनल के थ्रू बात कहना चाहता हूँ कि लोग बाग मकर संक्रांति पर या सोमवार को या शनिवार को जो 15 रुपये का चारा चढ़ा करके, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, वो सोचते हैं कि हमने गौ सेवा कर ली, वो गलत है। गौ सेवा का अर्थ ये नहीं है कि आप गौ को चारा खिला दें, गुड़ खिलाते हुए फ़ोटो खींच लें और अखबार में निकाल दें, वो बिल्कुल गौ सेवा नहीं है। गौ सेवा ये है कि गौ सेवा के प्रोडक्ट यूज़ किए जाएं। प्रोडक्ट में अगर आपके यहाँ पर गमले हैं उसमें आप वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करें, ताकि आपको जो हवा मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, वो साफ़ सुथरी मिले, जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो साफ़ सुथरा मिले, आपको जो पेड़ है उसको हरियाली, उसको जो चीज़ मिलनी चाहिए वो प्रॉपर मिले। गौमूत्र का इस्तेमाल करें, गौमूत्र आप पिएं अगर पी सकते हैं तो, नहीं तो आप फसलों में अपना इस्तेमाल करें, उस गौमूत्र का फसलों में भी इस्तेमाल है। बिल्कुल कीटनाशक, बिल्कुल आपको जितना बेनिफिट लेना है आप गौमूत्र से लेते हैं। गौमूत्र एक अकेली ऐसी चीज़ है जिसका स्प्रे करके न केवल कीट मरते हैं बल्कि जो तत्व पेड़ को चाहिए, वो पत्तियों को चाहिए, वो भी मिलते हैं। अदरवाइज क्या होता है, आप जितनी आप दवाइयों में जाएंगे तो या तो कीड़े मारने की दवाई मिलेगी या ग्रोथ की मिलेगी। ये अकेले गौमूत्र ऐसी चीज है जिससे आपको न केवल कीड़े मर रहे हैं, कीट पतंग मर रहे हैं, बल्कि ग्रोथ भी मिलेगी। मल्टीपर्पज काम हो रहा है आपका। तो आप क्यों नहीं स्प्रे करते हैं गौमूत्र का, और आप करके देख लें। मतलब एक गाय पालने के साथ साथ बहुत सारे बेनिफिट, कितने बेनिफिट हैं। और दूध का इस्तेमाल करें, घी लें आप तो दूध का इस्तेमाल दूध खरीदेंगे आप तो हमारे को गौपालन का असली उससे प्रेरणा मिलेगी। हम दूसरों को भी बता सकते हैं कि देखो गौपालन से हमको बेनिफिट मिल रहा है तो आपको भी मिलेगा। तो जितने लोग जो है यहाँ पर गाय को दुत्कार रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, सड़कों पे मारी फिर रही हैं, तो गाय का पालन शुरू हो जाएगा और गौ पालन शुरू होगा तो वो लोग आजकल सिर्फ बिजनेस के लिए गाय को यूज करते हैं कुछ टाइम के लिए और फिर सड़कों पे छोड़ देते हैं, वो चाहे कैसे भी मरे, एक्सीडेंट हो, बिल्कुल कहीं भी फेंक जाता है गाय वो। ऐसा क्यों करते हैं? तो वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो उनको सिर्फ एक एंगल से देखते हैं कि गाय सिर्फ दूध देती है। वो उसके औरे को नहीं पहचानते हैं, वो उसकी कीमत, असली कीमत को नहीं पहचानते हैं कि गाय से हमको क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। क्यों गौ माता बोला गया है हमारे शास्त्रों में, क्यों आज तक गड़े हुए 1000 वर्ष पुराने अगर हमसे हमारे वो मिलते हैं, मूर्तियाँ मिलती हैं, तो उसमें गौ क्यों दिखाई जाती है, क्यों भगवान के साथ हमेशा गौ का स्थान दिखाया गया है। अगर हम इस चीज़ को मनन करें, चिंतन करें और हम इस चीज़ पे ध्यान दें और हमको पता चले कि गौ को इसलिए स्थान दिया गया है कि इसकी हर चीज़, आप देखिए गौ माता तो मरने के बाद भी इतनी ज़्यादा। अच्छा, दूसरा गौ माता का ये एक बहुत बड़ा नियम ये है कि गौ माता जहाँ बांधी जाती है वहाँ कभी भी आपको सूखा नहीं रहेगा, आपका वाटर लेवल नीचे नहीं जाएगा। और ये हमारा प्रत्यक्ष है। हमने नीचे गौ माता जहाँ बांधते हैं वहाँ हमने बोरिंग कराया, आसपास लोगों के पीने के भी पानी नहीं था, लेकिन हमने जब बोरिंग कराया उसमें हमारे पूरा पानी आया। ये पूरा प्रत्यक्ष हमने प्रमाण है और आप जाके देख सकते हैं। और बिल्कुल, और आसपास वाले लोगों के पीने का भी पानी नहीं आया, उसी बोरिंग वो सूख चुका है। लेकिन जब हमने बोरिंग कराया हमारा 100-125 फीट पे पूरा पानी आ गया और हमने 200 फीट ही बोरिंग कराया, जबकि यहाँ पर नॉर्मल 300 फीट बोरिंग किया जाता है। हमारे यहाँ 200 फीट बोरिंग है और वो पानी चलता है। तो मतलब आप देखें कि इसको मैं एक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकता हूँ कि जहाँ गौ माता का गौमूत्र डलता है, जहाँ गोबर डलता है, वहाँ पर सूखा नहीं आ सकता है ना, वहाँ वाटर लेवल भी बढ़ता है। तो ये एक धार्मिक भी महत्व हो गया। और अगर इसको आप वो देखें कि प्रैक्टिकल देखना चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह को, है ना, मैं तो देख ही चुकी हूँ, है ना। तो आप अपने व्यूअर्स को भी दिखाया है, इवन मैंने रिकॉर्ड भी किया है प्रॉपर, है ना, जहाँ आपने गाय रखी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पर आप देखें कि गौमूत्र का उपयोग हो सकता है, गोबर का उपयोग हो सकता है, और दूध का उपयोग है ही। दूध के तो कितने उपयोग हैं ही। तो आप A2 मिल्क के बारे में आपने सुना ही है कि देसी गाय का दूध। मैं सुनना चाहूंगी कि ये A2 लीजिए, के फायदे क्या है। मैम प्लीज आप बताएं कि ये जो आपका गिर गाय का जो A2 मिल्क है, हम आजकल बहुत सुन रहे हैं कि A2 के ये बेनिफिट्स हैं, A2 से ये होता है, जॉइंट्स पेन ठीक होता है, लाइक कोई कैंसर ठीक होता है। तो मैं डेफिनेटली आपसे जानना चाहूंगी कि A2 के फायदे क्या हैं।
कि A2 क्या चीज कविता, है? सबसे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ, मैं काफ़ी देर से मन में थी बोलने की कि हमारा मिल्क का प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम गांव से आता है, जी ऑल ओवर इंडिया, है ना। जी जी जी। अब आपने क्वेश्चन पूछा कि गाय को निकाल देते हैं, मरने के लिए छोड़ देते हैं, तो रीज़न ये है कि जो कस्टमर्स हैं वो तो सिटीज़ में मैक्सिमम, राइट वो अपनी रिक्वायरमेंट के लिए जितना दूध रखना है वो रख रहे हैं, बाकी तो शहर में भेज रहे हैं। जी जी अब शहर वाले जितना भी अपना टाइम है, दे डोंट डिवोट टू नो व्हाट मिल्क इज। आप 100 जनों में से एक जने को भी नहीं मालूम होगा अभी मैंने जो देखा है, एक्सेप्ट मेट्रो सिटीज़ जहाँ अवेयरनेस आई है, कि वो A2 और A1 मिल्क का डिफरेंस ही नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते है ना? मैं खुद नहीं है जानती, ना? इसलिए मैं आपसे तो A2 जो मिल्क है उसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा हायर साइड में, विच इज़ हेल्पिंग इन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी, ओके है ना, एंड फाइट रेजिस्टेंस टू ऑल डिजीजेस, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा है कि जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, वो हम जैसे भैंस का दूध पीते हैं, डोंट टेक इट एज एन ऑफेंस, पर भैंस के दूध में फैट बहुत ज़्यादा होता है, तो सबको मलाई के चक्कर में वो भैंस का दूध पी रहे हैं, बिल्कुल है ना, विच इज़ अगेन वेरी हार्मफुल। दूसरा इन्होंने आपको जैसे बताया सूर्य केतु नाड़ी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको भी हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, भाई भैंस के तो होता ही नहीं है, इस चीज़ को कोई समझ नहीं रहा पता ही नहीं था आज तक है ना? मतलब जो पुराने लोग हैं, जो हाँ। ओल्ड एज कपल है, उनको जरूर पता होगा कि हाँ ये होता है गाय में। बाकी हम लोगों की जनरेशन है, हाँ। इवन मुझे भी नहीं पता था, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे भी नहीं पता था अभी ऐसा आप होता है। जाओगे तो आपको डॉक्टर्स जनरली बोल देंगे दूध पीना छोड़ दो, उससे डायबिटीज़ हो रही है। तो डायबिटीज़ का क्योर A2 मिल्क है ना। पर हम लोगों ने बहुत लोगों से, जैसे इनिशियली व्हेन वी स्टार्टेड विद दिस, वी हैड टू गो डोर टू डोर टू एक्सप्लेन दिस थिंग्स, है ना। तो मैं ये कहती हूँ कि जितना टाइम आप लोग और सोशल मीडिया पे यूज़ कर रहे हो, और चीज़ें पढ़ते हो, सुनते हो, थोड़ा सा टाइम रिसर्च, नॉट ओनली द इंडियंस आर डूइंग इट, वर्ल्ड वाइड रिसर्च हुआ है, एंड 1967 से ऑस्ट्रेलियन राइटर्स ने द डेविल इन द मिल्क लिखा है। तो डेविल इन द मिल्क अगर आप बुक का थोड़ा सा प्रीफेस ही पढ़ोगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आई शुड go into detail to see what actually he wanted to explain, the author wanted to explain. तो हम लोग ने जैसे बोलना ही शुरू करा, तो लोगों ने क्या जनरली इंटरेस्ट ही नहीं लिया इस बात का। और मैंने जैसे आपको बोला कि दूध का प्रोडक्शन आ रहा है गांव से, गांव वालों को जो डेयरीज हैं वो फैट पे पैसा देती है ना। जब उनके दूध में इसमें फैट नहीं होता, इसमें प्रोटीन होता है ना। तो जब उनके फैट पे पैसा मिलता है, तो वो तो फिर वही आपके लिए भैंस ही पालेंगे, है ना, और फिर आपको भैंस का ही दूध सप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम जब डिमांड क्रिएट करेंगे तब सप्लाई आएगी, है ना, एंड व्हेन वी आर रेडी टू पे फॉर व्हाट वी आर वांटिंग। तो प्रॉब्लम यह है कि हम लोग ने डिमांड ही क्रिएट नहीं कर रहे हैं। A2 को कोई ना जानना चाहता है, ना कोई देसी गाय को रखना चाहता है। तो वो जो आप कह रहे हो ना, बेचारे क्या करें, कोशिश भी करते हैं तो धीरे धीरे फिर उसको डिसगार्ड करने लग जाते हैं, निकाल देते हैं, क्योंकि उनको पैसा ही नहीं मिलता है ना। तो प्रमोट कस्टमर्स ही करेंगे, व्हाट्सोएवर व्हिचएवर द प्रोडक्ट इज इन द मार्केट। जब तक कस्टमर डिमांड नहीं करेगा, आप इंडियन इकोनॉमी का इम्प्रूवमेंट तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। अच्छा, दूसरा आप देखो, गुजरात है, पंजाब है, पंजाब में भी हम लोग बहुत बार विजिट किया, हमने वहाँ देखा कि वहाँ पे भी अभी हॉलिस्टन जर्सी वाला ही कल्चर है। पर धीरे धीरे कुछ ऐसी गौशालाएं हैं, जैसे दिव्य दृष्टि है, वो साहिवाल पे बहुत वर्क कर रहे हैं, है ना, एंड इट्स बिकम वेरी वेरी फेमस वर्ल्ड वाइड। इस, है ना, इस कामधेनु दिव्य दृष्टि का ही है ना। जैसे बंसीधर गौशाला है, तो गोपाल जी इतना वर्क कर रहे हैं गुजरात पे। राजस्थान में इतना पॉपुलर नहीं है, ऑल्दो सम पीपल हैव टेकन द इनिशिएटिव टू वर्क। अच्छा, हमारा जो है, एक स्टेट को भी देख लो तो इतने डिस्ट्रिक्ट्स में छोटे छोटे विलेजेस हैं, है ना। तो हमको क्या है, एक एक छोटे छोटे विलेज तक पहुंचना पड़ेगा, तब उनमें अवेयरनेस लाना पड़ेगा, और उसके लिए एक एक एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे। जैसे पुष्कर वाले एरिया में मैंने इतना तो कर दिया है अभी लोगों को कि विजिट भी करवाती हूँ, फिर उनको बताती हूँ कि देखो आपने 2 साल से हमने कोई भी फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करे, एंड दिस इज़ द रिजल्ट। तो अब थोड़ा सा अवेयरनेस आई है, पर वो एक इंडिविजुअल पर्सन विल नॉट बी एबल टू डू, है ना। तो बहुत सारे लोगों को इसमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और यंगस्टर्स जितना इसको कर रहे हैं कोशिश, ज़्यादा मैंने यही देखा, यंगस्टर्स आर टेकिंग द इनिशिएटिव। तो और लोगों को भी इस तरह अगर इंटरेस्ट लेने लगेंगे तो प्रॉबेबली इट विल वर्क, एंड दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। जितना हम लोगों से हेल्प हो सकेगी इस वीडियो के जरिए, हम ज़रूर ये चीज़, जो आपका मैसेज है, दोनों का मैसेज, ये हम लोग पूरे वर्ल्ड को बताना चाहेंगे कि गाइस A2 मिल्क यूज़ करो, और गीर गाय बहुत अच्छी है, मतलब देसी गाय यूज़ करो,
बेस्ट है सबसे। भैंस का दूध छोड़ दो, छोड़ दो, सच में छोड़ दो। बहुत फैट है उसके अंदर, जिम नहीं जाना पड़ेगा, पतले होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बीमारियां नहीं होंगी, हमेशा फिट रहोगे। जिम में आप देखें कि जिम में जो प्रोटीनएक्स यूज होता है वो A2 मिल्क का बनता है। आप अगर देखें उसको प्रोटीनएक्स को, तो प्रोटीनएक्स भी A2 मिल्क का ही बनता है। तो अगर आपको A2 मिल्क डायरेक्ट पिए तो आपको प्रोटीनएक्स की ज़रूरत नहीं होगी, उतना प्रोटीन आपको दूध से डायरेक्ट मिलेगा और भी सारे बेनिफिट मिलेंगे। प्रोटीनएक्स बनाने के लिए तो केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं और हम आपको डायरेक्ट प्योर मिल्क दे रहे हैं। हम आपको बोलते हैं कि डायरेक्ट आप प्रोटीन्स लें A2 मिल्क के थ्रू। तो क्यों नहीं आप इस चीज़ के लिए आप सर्च तो करें, नेट पे सर्च करें कि ये प्रोटीनएक्स बनता कैसे, आपको पता चल जाएगा A2 मिल्क से बनता है। तो आप A2 मिल्क लेना करें ना यूज़। तो लोग सब कुछ कर A2 रहे हैं, लेकिन वो अलग सोर्सेज से कर रहे हैं, वो सोर्सेज से केमिकल्स यूज करके कर रहे हैं। क्योंकि होता है ये सब चीज़ें, सबको पता है कि भाई अगर आप उसको रॉ के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो शायद कम मिलता है, लेकिन अगर उसमें आप चेंजेस लाते हैं तो उससे बेनिफिट मिलता है, उससे पैसा भी मिलता है। तो हर आदमी आजकल बिजनेस की तरफ जा रहा है ना। हम चाहते हैं कि लोग बाग दूध की तरफ आए, हम चाहते हैं लोग बाग दूध पिएं और दूध पी करके, और जो हम आज बच्चों को देना चाहते हैं वो इम्यूनिटी भी उससे इंक्रीज़ करें, और जो हमको वास्तव में बच्चों को देना चाहिए, जो हम संस्कार भी देते हैं, तो उस संस्कार में इस चीज़ को इंक्लूड करें कि हमको देसी गाय लानी है वापस। और कई लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी शायद नवंबर में भी एक बहुत बड़ा दिल्ली में कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें बहुत सारी पॉपुलेशन, बहुत सारे लोग इकट्ठे होने वाले हैं। ऐसा मैंने नेट पे और मेरे पास न्यूज़ में भी आया है कि वो लोग गाय को नेशनल एनिमल के रूप में देखना चाहते हैं और उसके लिए बोल रहे हैं कि घोषित करें, सरकार से डिमांड की है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि अगर ये नवंबर में ऐसा है कि हमारे पास भी आई है न्यूज़ कि आप लोग भी तैयारी करें, वहाँ चलना है ये। तो इसलिए बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर कोई देसी गाय पे इतना इंटरेस्ट ले रहा है या देसी गाय को एक स्तर और ओहदा दिलाना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया है। लेकिन ओहदा वास्तव में हमको दिल में जगह दिला कर के ही मिलेगा, है ना। केवल वहाँ एक मिलाने से तो हम मोर को भी नहीं दिला पाए, या शायद नहीं दिला पाए, है ना। मेरे को ऐसा लगता है। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि हमको वास्तव में बेनिफिट लेना है, तो उस तरह से हमको भी आगे बढ़ना पड़ेगा और देसी गाय के प्रोडक्ट्स यूज़ करें, और उसमें A2 मिल्क सर्वोपरि है। पहले तो सबसे पहले दूध का उपयोग करें, बच्चों को सिखाएं, बच्चों को दें। हम जो अपने दे सकते हैं, करेंगे आप लोग जैसे बिल्कुल आप 15 दिन में खुद बेनिफिट महसूस करेंगे, खुद के शरीर में चेंज महसूस करेंगे। अगर 15 दिन आप A2 मिल्क यूज़ करते हैं, आपको खुद को, और 15 दिन के बाद आप A2 मिल्क के अलावा किसी दूध पे जा नहीं सकते हैं, बिकॉज आपको उसके शरीर में आपको चेंजेस आएंगे, वो आपको महसूस होंगे, अंदर से, आत्मा से महसूस होंगे कि हमको ये पीना चाहिए, और उसके फ़ायदे भी आपको थोड़े दिन में नज़र आने लगेंगे। तो क्यों नहीं हम इस तरह की चीज़ें जो नेचुरल हैं उस पे जाएं, बजाय आर्टिफिशियल हम लोग प्रोटीनएक्स पी रहे हैं, हम बॉर्नवीटा पी रहे हैं, हॉर्लिक्स पी रहे हैं, उसकी बजाय हम लोग दूध पे जाएं और दूध पिलाएं बच्चों को, और उस कल्चर पे जाएं, उस संस्कृति को दें जो हमको मिली थी, जिससे हम लोग आज तक रह पाए, और जो खो दिया है, वरना हम बच्चों को संस्कृति के रूप में कुछ भी नहीं दे पाएंगे। आज के टाइम में तो बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ हो गई हैं। मैं फिर भी आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि आप जो गाय पसंद करेंगे, जो देसी गाय जो को पालनी चाहिए, नॉट फॉर बिजनेस, खुद के लिए भी यदि आप पाल रहे हो तो आप देसी गाय पाल सकते हैं। बिल्कुल देसी गाय पालनी चाहिए। कौन सी देसी गाय है जो ज़्यादा? देखिए ये आपके रीज़न वाइज अलग अलग है, क्योंकि जैसे राजस्थान में भी बहुत सारी अलग अलग, जैसे राठी है ना, और थारपरकर हैं, अलग अलग जो है ब्रीड्स हैं जो आप पाल सकते हैं। यहाँ पर नागौरी है, वो आप पाल सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, जो पाल सकते हैं वो। लेकिन प्रॉब्लम इज़ दिस कि हम लोगों की नीड्स अलग अलग होती हैं। कोई तो गोबर के लिए पालेगा, कोई सेवा के लिए पालेगा, कोई दूध के लिए पालेगा। बेसिक रीज़न दूध ही होता है कि अगर दूध नहीं मिलता है तो हम लोग नहीं पालते हैं गाय को। तो अगर आप दूध के लिए भी पाल रहे हैं तो भी देसी गाय बहुत अच्छी है, लेकिन किसी भी देसी गाय को पालें, लेकिन उसको उस हिसाब से रखें कि इसको केवल दूध लेकर के बाहर नहीं छोड़ना है ना। बिल्कुल उसको पालने तो उसका हर तरह से उपयोग होगा। उसका गोबर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका गौमूत्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूध तो है ही उसका इस्तेमाल के लिए। तो और सबसे बड़ी बात है कि गौ माता का
ऑरा है। सेवा भी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ पर शास्त्रों में लिखा है कि इंसान को एक गौ माता अपने घर में पालनी चाहिए। अगर वो गौ माता नहीं पालता है तो उसको एक गौ माता दान में देनी चाहिए, ये शास्त्रों में लिखा है, शादियों में बेटी की शादी देते में हैं। गौ दान और अगर आप एक गौ दान नहीं भी दे सकते हैं तो फिर आपको एक गाय का खर्चा उठाना चाहिए। मतलब क्या होता है, बहुत छोटे घर हैं आजकल, फ्लैट में रहने लोग बाग, बोले हम गाय कैसे पालें, तो गाय नहीं पाल सकते हो तो गौदान दे दें आप। अब अगर गौदान नहीं दे सकते हैं तो आप एक गाय का कम से कम किसी भी गौशाला में जा कर के एक गाय का खर्चा उठाने का आप इतना तो कर ही सकते हैं। हम लोग, कर सकते हैं। हम हिंदू हैं, हम लोगों को शास्त्रों में लिखा है गौ सेवा, और हम अगर गौ सेवा के लिए कुछ कर सकते हैं तो हमको ये सब चीज़ें करनी चाहिए। और फिर भी मैं कहूँगा कि गाय के जितने भी प्रोडक्ट हैं अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो भी गौ सेवा है। हम भगवान के ऊपर अगर भगवान के मंदिर में जाके 500 रुपये चढ़ा रहे हैं, 1000 रुपये चढ़ा रहे हैं, तो वो क्यों चढ़ा रहे हैं? भगवान को दे सकते हैं हम? इतनी हमारी औकात नहीं है कि हम भगवान को दे सकें। भगवान से हम मांग रहे हैं तो भगवान को क्या दे सकते हैं? वो पैसा हम सिर्फ वहाँ पे पुजारी के लिए दे रहे हैं कि उसका घर चला सके और वो सेवा इसी तरह से करे जिस तरह से आज हो रही है और हमेशा करता रहे। उसके लिए हम वो पैसे के चढ़ावा चढ़ते हैं, तो वो हम सेवा के रूप में लेते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, है ना। तो जो सेवक है उसको हम एड दे रहे हैं, उसको हम सहायता दे रहे हैं। तो इसी तरह से हमको देसी गाय को अगर आगे लाना है तो हमको इस तरह की सेवा करनी पड़ेगी कि उसके गौपालक जो हैं वो आगे आएँ। वो कैसे आगे आएंगे? जब आप उसका प्रोडक्ट खरीदेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे, उनका आर्थिक रूप से भी वो आगे बढ़ेंगे, सक्षम बनेंगे, और मॉरली भी वो सपोर्ट मिलेगा उनको कि हमने जो गौ पालन की है, गाय पालन किया है वो गलत नहीं है, वो डिसीजन गलत नहीं है, तो हमने अच्छा कर लिया है। और हमको देख करके, उन लोगों को देख करके जो गौ पालन कर रहे हैं उनको देख के और लोग भी तैयार होंगे। इससे गौ सेवा आपकी इनडायरेक्ट हुई, लेकिन वो गौ सेवा असली गौ सेवा है। केवल चारा खिलाना, गुड़ खिलाना, ये मैं गौ सेवा में नहीं मानता हूँ। ठीक है, उसका बेनिफिट जरूर मिलता है क्योंकि अपन अच्छे काम करते हैं तो उसका हमारे लिखा जाता है, लिखा जाता है हमारी किस्मत में कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन वो मैं उसको गौ सेवा में नहीं मानता हूँ। गौ सेवा, असली गौ सेवा वही है जब आप उसके प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, उसको आप प्रोडक्ट्स यूज़ करें, है ना। तो इसलिए आप इस तरह का अगर अपन मैसेज समाज में जाता है, इस तरह का मैसेज लोगों में जाता है, और डेफिनेटली आपका ये प्रयास है वो सफल हो। हम भी चाहते हैं ये, और 100% होगा, मैं भी ये चाहते हैं। तो इस तरह से आगे अपने समाज बढ़ेगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, इसके लिए मैं आपको भी बधाई देता हूँ, आपकी टीम को भी बधाई देता हूँ मैं कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इस तरह का काम जो कर रहे हैं वो आपको 100% देश के लिए भी कर रहे हैं। ये देश सेवा भी है आपकी, गौ सेवा भी है, देश सेवा भी है, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इसके लिए हर तरह से आशीर्वाद मिलेगा, और हमारा भी आपको आशीर्वाद, है ना।